हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचे। दोस्तों, आप हमारे फेसबुक टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ जाकर आपको स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस सर्च करना है और हमसे जुड़ जाना है। तो दोस्तों, आज जो है एनटीपीसी का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम भी हो चुका। तो सेकेंड शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे जीके और साइंस से, वो देखेंगे हम। तो एक क्वेश्चन ये था कि 2019 का विश्व कप कहाँ हुआ था। तो 2019 का जो विश्व कप था वो इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में कहाँ पर? तो वेल्स में हुआ था। फिर है अगला, साइक्लोन फनी किस देश द्वारा रखा गया। तो जो ये फनी जो साइक्लोन आया था वो किस देश के द्वारा नाम रखा गया था इसका? तो बांग्लादेश के द्वारा इसका नाम रखा गया था। देखिए, ये बांग्लादेश के सुझाव से ही रखा गया था इस तूफान का नाम। निसर्ग का नाम बांग्लादेश ने सुझाया था इस तूफान का नाम। देखिए, 2020 में जारी 169 नामों की लिस्ट से इसे चुना गया था। इस फनी साइक्लोन का नाम जो है 169 देशों के लिस्ट से चुना गया था। फिर अगला है 2019 का पद्म भूषण आर्ट और कल्चर के क्षेत्र में किसे मिला। तो देखिए, ये आर्ट और कल्चर के क्षेत्र में जिसे मिला वो तीजन बाई हैं। और तीजन बाई कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं। अगला है, दो पार्लियामेंट के बीच कितने समय का इंटरवल होता है। तो देखिए, दो पार्लियामेंट है या लोकसभा राज्यसभा, तो ये इन दोनों के बीच में जो इंटरवल होता है वो 6 महीने का होता है। देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के मुताबिक संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के दो सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। संसद के एक वर्ष के कार्यकाल में कुल 3 बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन था, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों उपस्थित नहीं हैं तो कार्य को कौन करेगा। यानी कि इनकी अनुपस्थिति में अगर कुछ भी काम कराना है तो कौन करेगा इनकी काम को। तो ये मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं हमारे भारत के, वो कार्य को संभालते हैं। फिर अगला था, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना हुई थी वो थी 9 दिसंबर 1966 को हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन ये था कि आईएलओ की स्थापना यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी का जो पेटेंट है ये कब हुआ था। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का पेटेंट कब हुआ था? तो ये 1919 ईस्वी में हुआ था। देखिए, पृष्ठभूमि वर्ष 1919 में वर्साय की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक समृद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। वर्ष 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र से संबंध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया। स्थापना का उद्देश्य था कि मेन इसका उद्देश्य था ये कि वैश्विक एवं स्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय आवश्यक है, इसलिए इसकी स्थापना हुई थी यानी कि आईएलओ। तो हो सकता है अगले एग्जाम में ये पूछ दिया जाए कि आईएलओ का फुल फॉर्म क्या है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। फिर था, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या बनाता है। तो प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर प्रोटॉन बनाता है। प्रोटॉन, ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या बनता है? प्रोटॉन बनता है। फिर था, प्रथम परख नली शिशु का नाम क्या था। तो प्रथम परख नली जो शिशु का नाम था वो लुइस था। ऑप्शन में ऐसा आया था लुइस करके, लेकिन एक्चुअल में इसका पूरा नाम था लुइस जाय ब्राउन करके है इसका पूरा नाम। फिर अगला है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं ये शाकाहारी होते हैं। अगला देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, उसके पास से निकलती है। देखिए, ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से होता है, जहाँ इसे यरलुंग तंग तंगसंगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यरलुंग तंगसंगपो कहा जाता है। तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में जैसे प्रवेश प्रवेश करती है जो तिब्बत में बहती हुई यह नदी, तो कौन से राज्य में ये प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है। फिर अगला है, गांधी इरविन समझौता किस सम्मेलन से पहले हुई थी। तो ऑप्शन आया था आपके पास, पूना समझौता, प्रथम गोलमेज, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ऐसे करके एक और था ऑप्शन में। तो देखिए, तो
गांधी इरविन जो समझौता हुआ था किस समझौता से पहले हुआ था? पूना समझौता से पहले हुआ था। देखेंगे इसका स्थापना कब कब हुआ था। देखिए गांधी इरविन जो समझौता है ये 5 मार्च 1931 को हुआ था और पूना समझौता है जो है 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो यही तो पूछा है कि गांधी इरविन समझौता किस सम्मेलन से पहले हुआ था, तो पूना समझौता से पहले हुआ था गांधी इरविन समझौता। फिर उसके बाद है प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था ये 1930 में हुआ था। फिर ये है जनवरी द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन है, यहाँ पे क्या है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये जर्मनी नहीं होगा। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब हुआ वो कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को हुआ था। फिर है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध जो है घरेलू रसोई गैस से संबंध है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा हो। देखिए इसकी जो स्थापना हुई है घरेलू रसोई गैस की जो यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है स्थापना या फिर बोल सकते हैं कब से स्टार्ट हुआ है, तो ये है 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च किया गया था। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को घरेलू रसोई गैस यानी कि एलपीजी का कनेक्शन देती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से चलाई जाती है। तो ऑप्शन में ये पूछा जा सकता है कि एनटीपीसी वाले में कि किसकी मदद से चलाई जा सकती है, तो केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से चलाई जाती है। अगला है पाषाणकालीन लेख या चित्र किस जगह पर मिलता है? तो देखिए ये हाथी गुफा में मिलता है और ये हाथी गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में कहाँ है? भीम बेटका में स्थित है। इससे और भी रिलेटेड क्वेश्चन जान लेते हैं। भीम बेटका या फिर भीम बेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले, मध्य प्रदेश में जो रायसेन जिला है वहाँ स्थित है। पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। यह आदिम मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। तो किनके बीच का माना जाता है? पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल के बीच में ये जो चित्र मिले हैं उसको माना जाता है। फिर है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है जो है कि आंवला है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि आंवले के रस में संतरे की तुलना में अधिक विटामिन पाई जाती है। कितने गुना अधिक विटामिन पाई जाती है? तो 20 गुना अधिक विटामिन पाई जाती है। मुंह के छाले होने पर यदि आंवले की पत्तियों को चबाया जाए तो छालों में आराम मिलता है। फिर अगला ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या है? तो ध्वनि की प्रबलता की इकाई जो है डेसिबल है। डेसिबल से नापा जाता है इन। ध्वनि ऊर्जा का दूसरा रूप है जो तरंगों के रूप में या तो तरल वायु या ठोस पदार्थों के माध्यम से यात्रा करता है। चूँकि इस ऊर्जा को मापा जा सकता है इसलिए उपयोग की जाने वाली ध्वनि की सबसे सामान्य एसआई इकाई डेसिबल है। इसे डीबी से दर्शाया जाता है। फिर अगला है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान था। तो तक्षशिला जो है मौर्य काल का शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान था। यहीं पे सबसे ज़्यादा जो है शिक्षा यानी कि पढ़ाई हुआ करती थी तक्षशिला में। अगला है भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो जो भारत में सबसे ज़्यादा अधिक खाद्य फसल होता है वो चावल होता है। फिर अगला है कैगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो कैगा जो है नाभिकीय रिएक्टर के लिए प्रसिद्ध है। अब कैगा है क्या? कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भारत का एक नाभिकीय विद्युत संयंत्र है जो कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के कैगा नामक स्थान पर काली नदी के किनारे निर्मित है। यह संयंत्र जो है सन 2000 से कार्यरत है, चल रहा है 2000 से। इसका संचालन जो है भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कैगा जो नाभिकीय रिएक्टर है किसके द्वारा संचालन होता है? तो नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भारत में है उससे जो है कि संचालन किया जाता है। फिर है 2017 में इसरो ने कितने उपग्रह प्रक्षेपण करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? तो 2017 में 104 जो है उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था इसरो द्वारा और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था 2017 में।
फिर है इब्न बतूता किस देश से आया था, तो इब्न बतूता जो है मोरक्को देश से आया था। इब्न बतूता जो है मोरक्को अफ्रीका से 14वीं शताब्दी में भारत था। कौन से शताब्दी में आया था, तो 14वीं शताब्दी में भारत आया था। फिर है भगोरिया नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो भील जनजाति द्वारा भगोरिया नृत्य कहा जाता है। देखिए भा से भगोरिया है, भा से भील, आपको याद करने में आसानी हो जाएगा। भगोरिया नृत्य तो भील जनजाति द्वारा किया जाता है। फिर है अगला, समस्थानिक किसे कहते हैं, तो समस्थानिक वे हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। देखिए अब समस्थानिक की परिभाषा जान लेते हैं। समस्थानिक जो यानी कि आइसोटोप, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, समस्थानिक कहा जाता है। इनमें देखिए प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं, इस कारण परमाणु संख्या तो समान रहती है लेकिन परमाणु का द्रव्यमान जो है वह अलग अलग होता है, इस कारण इसे समस्थानिक कहा जाता है। एक्चुअल में देखा जाए समस्थानिक का जो अर्थ होता है वो समान स्थान होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट जरूर करें हमारे वीडियो पर। और हाँ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।